नमस्कार। देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, उस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्री लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने थे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं। तो इस फैक्ट्रीज में क्या हो रहा था कि जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास को खूब एक्सप्लॉइट किया। कम पैसे में 14 से 15 घंटा, 15 से 20 घंटे काम करवाया। फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि लॉस थे वो भी इसको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1848 में जर्मनी का एक फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर यह डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 ऑफ फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ वो लोग जिसके पास फैक्ट्री, पावर, पैसा, रिसोर्सेज सब पर कब्जा हो चुका है, इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी गरीब है और इसके पास रिसोर्सेज और पावर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। इसको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी और जिसमें किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेस और प्रॉफिट पे सबका बराबर का हक होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली जो अभी आगे चलकर नक्सलिज्म का बेस बनेगी। उन्होंने कहा ये जो अमीर है इन सारी पावर और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, वो अपनी पावर और रिसोर्सेज जो है इनको पीसफुल तरीके से कभी नहीं देगा। इसलिए गरीबों और वर्किंग क्लास को जो है उसको वायलेंस भी करना पड़ सकता है। अब 21 ऑफ फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने यह जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनलिज्म बोला गया। और यहीं से लाल रंग जो खून का रंग होता है उसे कम्युनिस्ट के सिंबल से जोड़ा गया। आपने कई जगह पे लोगों को लाल सलाम बोलते हुए सुना होगा, कहीं कहीं पे आपने रेड कॉरिडोर सुना होगा। अब जब कार्ल मार्क्स ने इस पूरे एक्सप्लॉयटेशंस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया तो पहले क्या था कि लोग एक्सप्लॉयटेशंस तो झेल रहे थे, लेकिन उसके पास उस चीज़ को समझने या फिर एक्सप्रेस करने का कोई क्लियर तरीका नहीं था। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से जब लोगों तक पहुंची, उससे ये हुआ कि लोगों को एक फ्रेमवर्क मिला जिसमें उसको समझ में आया कि गरीब होना उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है ये खराब है, इसकी वजह से ये लोग गरीब है। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आप थोड़ा सा वेट करिएगा, अब ये सारी चीज़ें नक्सलिज्म से रिलेट करेगी। तो अब इसके बाद होता क्या है कि 21 ऑफ फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला गया। और सेम टाइम पे यूरोप के अंदर लोग इक्वालिटी को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह तो कर ही रहे थे। लेकिन 3 दिन बाद 24 ऑफ फरवरी 1848 को फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए। इसके नेक्स्ट मंथ मार्च 1848 में और प्रोटेस्ट हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन जगहों पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन अभी तक भी चीज़ें कंट्रोल में थी। लेकिन इसके लगभग 70 साल बाद यानी कि ईयर 1917 में आज का जो रसिया है, उस समय वहाँ पे रशियन एम्पायर होता था। तो वहाँ पे एक फेमस लीडर था जिसका नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। इसने कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी उनको बेस बनाया और वहाँ पे जो वर्कर्स और छोटे किसान थे उनको अपने साथ जोड़ा और वहाँ का जो राजा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा हो गया कि राजा को इनके आगे झुकना पड़ा। और पहली बार दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके व्लादिमीर लेनिन ने रशियन एम्पायर में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। और फिर आगे चल के ईयर 1922 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन बना। अब जब यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सब ने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वही इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे, इन पूरे ये जो कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट था इनको लेकर के कॉन्शियस हो गए। उनको लगने लगा कि जैसे यूएसएसआर में गरीब और किसानों ने इकट्ठा होकर राजा को पावर से हटा दिया, कहीं इंडिया में भी ये सारी चीज़ें ना शुरू हो जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर भी गरीब और किसानों का जो नंबर्स था वो ज़्यादा था। तो अब यहाँ से ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो रही है इसको किसी भी तरीके से करके रोका जाए।
ब्रिटिशर्स काफ़ी स्टेप लेते हैं इन चीज़ को लेके, लेकिन उसके बाद भी अगले जो 2 साल थे उसमें कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके फॉलोअर्स इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। और फिर इसके बाद डेट आती है 17 अक्टूबर 1920, और इस दिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक थिंकर था M.N. रॉय। ये कार्ल मार्क्स की लिटरेचर वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता था। यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे भी कांटेक्ट में आया था। ये क्या करता है, अपने साथ कुछ लोगों को लेके इंडिया से सेक्रेटली यूएसएसआर चला जाता है और यूएसएसआर से ताशकंद के अंदर ही ये लोग मीटिंग वगैरह करते हैं और वहीं पे प्लान वगैरह बनाते हैं। और वहीं पे यानी कि यूएसएसआर में बैठे बैठे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI लॉन्च कर देते हैं। इस पार्टी को लॉन्च करने के बाद यूएसएसआर में जो M.N. रॉय थे, इसने अपने साथ जो शौकत उस्मानी, अबानी मुखर्जी, इनको जो लेके आया था, इसको ट्रेनिंग वगैरह कराई और उसके बाद वापस इंडिया भेज दिया। इंडिया में वापस पहुंच के ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट सेल्स बनाए, पैम्पलेट्स बांटे, कम्युनिस्ट लिटरेचर जो था वो इंडिया के लोगों को दिया और उनको समझाया कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसे कम्युनिज्म ही उसको बचा सकता है। और ईयर 1924 आते आते इन्होंने अपने इंडिया के जो ट्रेड यूनियन थे, वर्कर्स, किसान, इन सबको जोड़ के बॉम्बे, कानपुर, बंगाल और मद्रास में कम्युनिज्म का एक ठीक ठाक बेस बना लिया। और फिर इसके बाद जस्ट अगले साल 26 दिसंबर 1925 को यह लोग यूपी में इकट्ठा होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसे कानपुर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पे S.A. धंगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, ये सब मिलके CPI को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले जो लॉन्च किया गया था वो इंडिया के बाहर किया गया था। अब ये जो CPI अंडरग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा था और ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत तेजी से कर रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसका साफ कहना था कि अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में कम्युनिज्म के नाम पे हो रही है, ये यूएसएसआर करा रही है ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर से बाहर करने के लिए, तो कुछ दिन तक ये ब्रिटिशर्स देखते हैं सारी चीज़ों को, और जब उसके सर से पानी ऊपर हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बैक टू बैक CPI के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस 121 AIPC के तहत मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया इन्होंने, और ऐसे ही करके एक दो और स्टेप्स लिए, इसके बाद भी ये लोग नहीं माने। तो ईयर 1934 में ब्रिटिशर्स ने CPI पार्टी और इसके मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यूएसएसआर के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चलाने के चलते CPI के ऑफिशियली बैन कर दिया इंडिया में, और CPI की मेंबरशिप तक लेना इलीगल कर दिया। अब जब ये बैन पड़ता है, CPI के जो मेंबर्स थे जो बचे हुए थे, इन्होंने सेक्रेटली अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। और ये लोग ट्राई करते हैं कि जब भी कहीं कोई फार्मर्स या लेबर्स का कहीं एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो वहाँ पर कौन पहुँच जाते हैं, वहाँ पर CPI वाले पहुँच जाते हैं। CPI वाले लोग वहाँ से जुड़ने लगते हैं और वहाँ जाकर अपना ये काम करते थे। अब सेम टाइम पे क्या था कि इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जमींदारों को लैंड की फुल ऑनरशिप दे दी थी, और जमींदार क्या करते थे, उस लैंड को गरीब किसानों को लीज पे काम करने के लिए देते थे, और जो फसल प्रोड्यूस होती थी उसमें से 50% जमींदार ले लेते थे, और उस 50% का 90% ब्रिटिशर्स ले लेते थे। गरीब किसान जो एक्चुअल में पूरा काम कर रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, और किसान इस चीज़ों से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि सारी मेहनत हम कर रहे हैं, लागत भी हमारी है, असली मुनाफा जो है वो जमींदार और अंग्रेज का हो जा रहा है। और ये जो जमींदारी सिस्टम वाली जो पूरी सिचुएशंस थी इंडिया के अंदर, जिसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा था, ये सिचुएशंस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि इंडिया के अंदर CPI की जो लीडरशिप थी उसके लिए एक बड़ा रिवॉल्ट करके कम्युनिज्म को इंडिया में लाने के लिए एकदम शूट कर रही थी। उस CPI के लोग क्या करते हैं, किसानों के साथ मिलकर इस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने लगते हैं। लेकिन असली गेम शुरू होता है ईयर 1946 में। होता क्या है कि प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के अंदर जो तेलंगाना रीजन था, वहाँ के जो गरीब किसान थे, हैदराबाद के निज़ाम से परेशान होकर बगावत करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम खेती कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसी टाइम पे CPI के जो लीडर वगैरह थे वो भी इन किसानों का सपोर्ट कर देते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं बैक टू बैक, लेकिन हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बिल्कुल मानता नहीं है। अब जब निज़ाम मानता नहीं है तो CPI के लीडर और उस एरिया के जो किसान थे, करीब 5000 से ज़्यादा लोग थे, वो एक साथ इकट्ठा होकर एक आर्मी बना लेते हैं, और आर्मी बनाने के बाद जितने भी उस एरिया के ज़मींदार थे, इनके हवेलियों पे हमला कर देते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स जला देते हैं, और ऐसे करके प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद के अंदर 3000 छोटे छोटे विलेज थे
जिसमें करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। ये पूरा एरिया सीपीआई के कंट्रोल में आ जाता है। ये जो पूरा एरिया आप रेड में मैप के ऊपर देख रहे हो, वारंगल, नालगोंडा, करीमनगर और आसपास के गांव में, यह सीपीआई के कंट्रोल में आ गया था। और सीपीआई क्या करता है, इस एरिया की जो 4 लाख हेक्टेयर जमीन थी करीब किसानों में बांट देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे, निजाम क्यों नहीं रोक पाया। तो देखिए, ईयर 1946 में ब्रिटिशर्स जाने वाले थे इंडिया से, उनको कोई मतलब था नहीं इन सारी चीज़ों से। और निजाम की जो फोर्सेस थी वो सीपीआई वाले और किसान वाले मिलके जो छुप छुप के गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे, अटैक करके जो भाग जाते थे, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था उनके पास। इस वजह से इस एरिया के ऊपर सीपीआई का कंट्रोल आ गया था। अब एक तरफ इतनी बड़ी चीज कर दी सीपीआई ने हैदराबाद के अंदर, सेम टाइम पे हैदराबाद के इधर नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर, मालदा, रागपुर, अभी ये सारा एरिया बांग्लादेश के अंदर आ गया है। तो सीपीआई ने क्या कर रखा था, किसानों के राइट्स और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में एक ऑल इंडिया किसान सभा बना रखी थी। तो हैदराबाद के एरिया में जो सीपीआई को सक्सेस मिलती है, तो सेम टाइम पे सीपीआई की ऑल इंडिया किसान सभा क्या करती है, किसानों को अपने साथ मिला के एक बड़े स्केल पे तिभागा मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तिभागा मतलब 3 भाग, 3 पार्ट्स, जिसमें इन्होंने डिमांड की कि ये जो फसल प्रोड्यूस हो रही है इसमें 3 भाग करो, यानी कि 3 पार्ट करो। एक पार्ट जमींदार को दो, 2 पार्ट जो असली मेहनत कर रहा है गरीब किसान, उसको मिलना चाहिए। तो इससे उनका तिभागा मूवमेंट बना और रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये जो तिभागा मूवमेंट था, इससे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल जाती है और पार्टीशंस के टाइम पे बंगाल का भी पार्टीशंस होता है। उसका एक पार्ट जो होता है वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, यानी कि आज का बांग्लादेश। तो मोस्टली एरिया जहाँ पे तिभागा मूवमेंट चल रहा था, जहाँ सक्सेस मिल रही थी, वो आधा ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है, आधा इंडिया में रह जाता है। तो ये जो मूवमेंट थी ये रुक जाती है आज़ादी के बाद। अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पावर में आती है और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी सीपीआई कहता है कि यह जो आज़ादी हमें मिली है, यह पूरी आज़ादी नहीं है, यह इंडियन गवर्नमेंट भी अलग नहीं है, यह भी जमींदारों और कैपिटलिस्टों की सरकार है। और फिर इसके बाद सीपीआई रुकता नहीं है। नेक्स्ट ईयर ही सीपीआई ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इसका नाम देता है रिवोल्यूशन 9, तुरंत क्रांति, और आर्म्ड रिवोल्यूशन शुरू कर देता है इंडियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसी टाइम पे सीपीआई के अंदर 2 यंग मेंबर थे, चारू मजुमदार और कोंडापल्ली सीतारमैया। ये पहले स्टूडेंट थे, फिर इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके सीपीआई को ज्वाइन कर, और बहुत ही कम टाइम में ये लोग फेमस हो गए और सीपीआई को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अभी आगे चल करके ये दोनों इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नक्सलवाद को इस्टेब्लिश करेंगे। अब इधर इंडिया में ये तो सारी चीज़ें चल रही थी, और सेम टाइम पे इंडिया के बगल में जो इंडिया के पड़ोसी था चाइना, वहाँ भी सेम इंडिया जैसी दिक्कत चल रही थी। वहाँ भी इकोनॉमी भी फार्मिंग पे बेस्ड थी, और वहाँ भी किसान नंबर्स में ज़्यादा थे और ज़मींदार सिस्टम था। थोड़े से अमीर लोगों के पास बहुत सारी लैंड थी वहाँ पे भी। तो चाइना में क्या होता है, एक कम्युनिस्ट लीडर था माओ जेडोंग, उसने अपने साथ सारे गरीब किसान को इकट्ठे किए और उनको एक गोरिल्ला स्टाइल आर्मी बनाई। पहले ये लोग विलेज के अंदर गए, वहाँ हमला किया, वहाँ पे कब्जा किया, फिर सिटीज पे कब्जा किया, और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दिया। इस पूरे रेवोल्यूशन में 1 मिलियन से ज़्यादा जमींदारों का कत्लेआम हुआ, मास रिलोकेशंस हुआ, भूखमरी फैली। अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है। इंडिया की जो सीपीआई थी वो भी सेम चीज़ प्लान करने लगी, और आपस में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि इंडिया की सिचुएशन चाइना की तरह ही है। माओ जेडोंग ने तो चाइना में जो किया, सेम चीज़ हमें इंडिया में करना, हम इंडिया में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें भी किसानों की गोरिल्ला आर्मी बनानी होगी। पहले रूरल एरिया को टारगेट करना होगा और फिर उसके बाद सिटीज को कब्जे में ले लेंगे। अब चाइना में जो हुआ था, वहाँ से सिर्फ सीपीआई हरकत में नहीं आई, इंडियन गवर्नमेंट भी हरकत में आई। उन्होंने तुरंत ये चीज़ अनाउंस कर दी कि हम किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे, जिसके ज़्यादा ज़मीन है उनको ज़मीन लेके गरीब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये अनाउंसमेंट करने के तुरंत बाद एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई, जिसको टास्क दिया गया कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करो। और बिना टाइम वेस्ट के 9 जुलाई 1949 को एज पर प्लान एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी।
अब इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करी, जैसे जमींदारी सिस्टम को ऑफिशियली खत्म करने को कहा गया। इसमें यह भी बोला गया जो खेती करेगा उसी की जमीन हो, एक आदमी कितनी लैंड रख सकता, इन सारी चीज़ों के ऊपर सजेशन दिए। जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई, इंडिया के अंदर जो पावरफुल लोग थे, जमींदार थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आने लगे। यह चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और इस चीज़ की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो गई। आगे कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ईयर 1951 में इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शंस होने थे और सीपीआई कहती है कि इस इलेक्शंस में हम भी खड़े होंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग पावर में आएंगे। अब ये चीज़ सीपीआई जो हथियार उठाने की बात करती थी उससे थोड़ी हट के थी। तो सीपीआई के अंदर भी कई सारे ऐसे लीडर थे, जैसे चारू मजुमदार, जैसे जो हमेशा से चाइना स्टाइल में हथियार उठा के लड़ाई लड़ना चाहते थे। वो गुस्सा भी हो गए थे। इनफैक्ट चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वहाँ से ही बैठे बैठे इंडिया की जो सीपीआई पार्टी थी या इससे जो इलेक्शन लड़ने की अप्रोच रख रही थी, इसको क्रिटिसाइज करने लगा। लेकिन सीपीआई के जो मेन लीडर थे वो मानते नहीं थे, वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म्स का वादा किया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा नुकसान होता है और सीपीआई जो एकदम नई पार्टी थी वो सेकेंड हाईएस्ट सीट जीत के मेन अपोजिशन पार्टी बन जाती है और फिर आगे चल के केरला के असेंबली इलेक्शंस भी जीत जाती है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए। तो कांग्रेस तुरंत इस पर एक्ट करती है और जमींदारी सिस्टम इंडिया के अंदर खत्म करने के लिए लॉ बनाने पर ध्यान देती है। स्टेट बाय स्टेट इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ताकि किसान नाराज ना हो और सीपीआई के साथ जुड़ने ना लगे। तो स्टेट बाय स्टेट इन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अब एक तरफ ये तो सारी चीज़ें चल रही थी, वही दूसरी तरफ सीपीआई जो इलेक्शंस लड़ रही थी, इसकी वजह से सीपीआई के अंदर ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गए, दो गुट बन गए और इसकी वजह से एक गुट ने सीपीआई से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जो थी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो एक तरफ सीपीआई थी, दूसरी तरफ उससे अलग होकर सीपीआईएम बन गई और तीसरी तरफ चारू मजुमदार जो था वो वेस्ट बंगाल के अंदर अंडरग्राउंड था, उसको इंडियन फोर्सेस ढूंढ रही थी। वो एकदम क्लियर था कि हमें हथियार उठा के चाइना की तरह ही इंडिया के अंदर पावर में आना है और वो डेली बेसिस पे सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ती थी इसको क्रिटिसाइज करता था। वो साफ कहता था कि इंडियन सिस्टम के अंदर रह के कभी असली क्रांति नहीं आएगी, पावर बंदूक के दम पे ही नहीं मिलती है। चारू मजुमदार को 100% जो चाइना के अंदर माओ स्टाइल में आर्म्ड रिवोल्यूशन हुआ था वही सेम चीज इंडिया में भी वो लाना चाहता था। अब इसके बाद चारू मजुमदार क्या करता है, वो अंडरग्राउंड तो ऑलरेडी था ही, वो डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करता है। 28 जनवरी 1965 से अगले 2 साल तक वो 8 डॉक्यूमेंट लिखता है। अब जब भी आप नक्सल्स के बारे में कहीं भी डिस्कशन करोगे तो इन 8 डॉक्यूमेंट की बात वो वहाँ जरूर होती है। इसको कुछ लोग हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडिया का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। काफ़ी फेमस डॉक्यूमेंट है। जब भी इंडिया के अंदर नक्सलवाद की बात होती है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर चारू मजुमदार ने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस लिखे कि कैसे हथियार उठा के पावर में आया जाएगा। इंडिया के अंदर ये जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये फैल क्यों हो रहा है, इसके रीजन लिखे। सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ रही है इसको क्रिटिसाइज किया और चाइना के अंदर जो माओस ने हथियार उठा के पावर में आए ये लोग, उसको जस्टिफाई किया, ऊपर ऊपर की बात नहीं करी, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे शुरू में गरीब किसान उनको छुरी, चाकू, डंडे और दाऊ जैसे जो देसी हथियार है उसका यूज करके जमींदारों, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारना है, फिर गांव पे कब्जा करना है और फिर सिटीज की तरफ बढ़ना है। हर एक चीज पे 8 डॉक्यूमेंट के अंदर चारू मजुमदार ने स्टेप बाय स्टेप लिख दी थी और इन 8 डॉक्यूमेंट को पूरा लिखने के बाद चारू मजुमदार ने अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क का यूज करके सेक्रेटली स्टूडेंट, किसान ट्रेड यूनियन, वर्कर्स, इन सब के पास पहुंचाने लगा। और जब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा तो सीपीआई से अलग भी सीपीआईएम ये चारू मजुमदार को क्रिटिसाइज कर देते थे, यहाँ तक कि अपनी पार्टी से भी बैन कर देते हैं। अब इधर ये चारू मजुमदार के 8 डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं तो सेम ईयर 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे सिल्लीगुड़ी एरिया के पास एक गांव था नक्सलबाड़ी। यहाँ मेनली संथाल और मुंडा और राजवंशी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसमें से करीब 40% लोग जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे और जमींदार जो थे वो असली प्रॉफिट यहाँ से लेकर जाते थे। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ये आपको अगर समझ में आ गया तो पूरे नक्सलवाद का इशू को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी नक्सलबाड़ी गांव था इसके आउटर पे 3 पुलिस स्टेशन थे। एक नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन था, दूसरा खरीबाड़ी और तीसरा फांसी देवा।
और इस नक्सलबाड़ी गांव में एक बीमल किसान नाम के एक ट्राइबल फार्मर रहता था। और इस फार्मर की जो जमीन थी उसके ऊपर ईश्वर तिर्की नाम की एक जमींदार था, उसने और उनके आदमियों ने कब्जा कर लिया था। ये कई बार पुलिस स्टेशन से गया लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसने क्या किया था, कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया था कि काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा था। और अब होता क्या है कि 2 मार्च 1967 को वेस्ट बंगाल में सीपीआई इलेक्शन जीतकर पावर में आती है। और को इंसिडेंस भी आप देखिए कि सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने बीमल किसान के फेवर में जजमेंट दे दिया और जो लैंड की ओनरशिप थी वह ऑफिशियली बीमल किसान जो था उसको मिल गई। अब केस जीतने के बाद बीमल किसान बहुत खुश हुआ। वह अपने खेत के अंदर खेती करने जाता है तो ईश्वर तिर्के और उसके जो लोग हैं उसको पीट के वहां से भगा देते हैं। ये दोबारा पुलिस स्टेशन पे जाता है लेकिन वहां पे भी इनकी कोई हेल्प नहीं होती है। अब इसी एरिया में सीपीआई का एक लोकल लीडर बहुत ही फेमस था, जंगाल संथाल। और इसी एरिया के अंदर जो चारू मजुमदार जो अंडरग्राउंड थे, कानू सनियाल थे, वो भी इसी एरिया में एक्टिव थे। तो ये बीमल किसान इसके पास जाते हैं और अपनी सारी डिटेल्स बताते हैं और हेल्प मांगते हैं। अब सेम ईयर सेम डेज सीपीआई के जितने लोग थे ये क्या करते हैं, 150 सीपीआई मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ जो ट्राइबल किसान थे उनको जोड़ते हैं। एक ग्रुप बना के सीपीआई का झंडा लेके, तीर और कमान लेके इस एरिया में जो जमींदार थे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और 300 मन धान यानी कि करीब 12 टन चावल जो था उसको लूट के ले जाते हैं। ये चीज़ यहीं रुकती नहीं है। इसके बाद 18 मार्च 1967 को फिर से ये जो सीपीआई के लीडर वगैरह थे वो किसान के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर हम पुलिस को नहीं आने देंगे, पुलिस का एंट्री एकदम बैन होगी। या एक चीज़ डिसाइड होती है, दूसरी चीज़ डिसाइड होती है कि इस पूरे एरिया के जो जमींदार है उसके ऊपर हमला किया जाएगा, उसको जान से मारा जाएगा, उसकी जमीन छीनी जाएगी। जिन किसानों ने सीपीआई की तराई कृषक सभा, ये सीपीआई की जो एक विंग थी किसान की, इसमें 20 पैसे देंगे, मेंबरशिप लेनी होगी। तो जिन किसानों ने इस मेंबरशिप ले रखी होगी वो जमीन इसमें बांट दी जाएगी। अब इस सारी चीज़ों का वजह से डे बाय डे किसान जो थे उस एरिया के वो सीपीआई के साथ जुड़ने लगते हैं। और ये सारा प्लान बनने के बाद मार्च 1967 से मई 1967 यानी इन 3 महीनों में टोटल 100 हमले करते हैं ये लोग और कुल्हाड़ी, फरसे और दाव जैसे हथियारों से जमींदारों को मारते हैं। लैंड रिकॉर्ड वगैरह थे उसको जला देते हैं। और जो पुलिस थी वो अगर कार्रवाई करने गांव के अंदर घुसती थी तो उसको घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन 23 मई 1967 को क्या होता है कि एक इंस्पेक्टर था सोनम बांगड़ी, यह नक्सलबाड़ी गांव में घुस जाता है। अब जब ये घुसता है तो जंगल संथाल और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो तीर कमान यानी कि बो एंड एरो से इंस्पेक्टर सोनम बांगड़ो के ऊपर तीर चला देते हैं। 2 तीर लगते हैं और वहीं उनकी जान चली जाती है। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत गुस्सा भर जाता है और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। 23 तारीख को इंस्पेक्टर सोनम बांगड़े के ऊपर जो तीर चलाया गया था और फिर इसके नेक्स्ट डे 24 और 25 मई को पुलिस जो थी वो ग्रुप बना के गाँव में दोबारा उससे घुसती है। और यह जब दोबारा से घुसते हैं तो पुलिस के ऊपर फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर देती है और 11 गाँव वाले की फायरिंग में जान चली जाती है, जिसमें से 9 औरत और 2 बच्चे थे। अब जब ये होता है तो ये पूरा मामला जो है आसपास के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ भी फैलने लगता है। फांसी देवा, खारी बारी, ये जो ट्राइबल एरिया थे ये भी पुलिस के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। वो इंडिया के अंदर रहा था लेकिन चाइना के अंदर भी बैक टू बैक आर्टिकल छपने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है और अगले 72 डेज के अंदर जो सीपीआई की स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के बनी थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। 1500 पुलिस वाले जो थे उनको डिप्लॉय किया जाता है और 10 अगस्त को करीब 700 लोग जिसके ऊपर शक था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सेम टाइम पे जंगाल संथाल जो थे इसको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन चारों मजुमदार था वो भाग के अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जैसे तैसे करके इस पूरे मूवमेंट पे कंट्रोल तो ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये चीज़ वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया से निकल के बाकी स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहाँ फार्मर्स और ट्राइबल्स की कंडीशन सही नहीं थी वहाँ भी पहुँच जाती है। क्योंकि यह इंसिडेंस नक्सलबाड़ी में जो हुआ वो एग्जैक्टली माओ जेदांग ने जो चाइना में किया था उसकी सेम कॉपी थी। तो नक्सलबाड़ी गाँव में इसकी जो शुरुआत हुई इस तरीके से जो एग्जैक्टली होती थी उसको नक्सलवाद बोला गया। और क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके की चीज़ें जहां भी होती थी उसको नक्सलवादी बोला गया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल से निकल के जब बाकी स्टेट में भी गई तो इंडिया के अंदर इसका नाम नक्सलवादी पड़ गया और जो लोग यह करते थे उनको नक्सलवादी बोला जाता था।
और भी नाम दिए गए इनको। कुछ लोग माओवादी भी कहते थे चाइना से रिलेट करके। इस पूरे इंसिडेंट में इतना ज़्यादा काओस क्रिएट किए कि उस एरिया के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट इसको जड़ से ख़त्म करना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके कुछ महीने बाद ही 20 नवंबर 1967 को वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती है और अगले 1 साल तक नक्सलवाद से जिसका लिंक निकला उसको पकड़ पकड़ के जेल में डालना चालू किया। लेकिन मेन जिसको इंडियन फोर्सेज ढूंढ रही थी, कानू सान्याल और चारू मजुमदार, यह पकड़ में नहीं आ रहे थे, ये अंडरग्राउंड थे। अब इसके बाद दिसंबर 1968 में कानू सान्याल अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सेक्रेटरी नेपाल का रूट लेके चाइना चला जाता है और वहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है। चाइना पहुँच के चाइना की रेड बुक माउस ट्रेनिंग नोट्स की टेक्निक सीखता है, पूरा गेम समझता है कि कैसे माओ संघ की जो स्ट्रेटजी थी चाइना में उसको यूज करके इंडिया में सेम चीज़ रिपीट करी जाए। तो इस ट्रिप के बारे में आपको इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन चाइनीज सोर्सेस में यह ट्रिप के इनडायरेक्ट कनेक्शन मिले। एक स्पीच में भी कानू सान्याल ने इनडायरेक्टली इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद कानू सान्याल जो थे वो मिड जनवरी 1969 में वापस इंडिया के बॉर्डर पे घुसता है और फिर चारू मजुमदार से जाके मिलता है। और कानू सान्याल जो माओस पॉलिटिकल और मिलिट्री थ्योरी चाइना से सीख के आया था, उसे चारू मजुमदार का जो आर्म्ड स्ट्रगल था उसमें जाके उसको ऐड कर देता है। एक प्रॉपर प्लान इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि एक नेशनल लेवल की पार्टी बनानी पड़ेगी और इलेक्शन वगैरह के चक्कर छोड़ के सिर्फ हथियार उठा के लड़ेगी। और फिर 2 अप्रैल 1969 को, जिस दिन व्लादिमीर लेनिन की 100 वर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन इन्होंने क्या किया कि इससे पहले एक टेम्पररी प्लानिंग ग्रुप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी AICCR बनाया था। इसका नाम चेंज के अल्ट्रा रेडिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट CPIML। CPIML जहां पे आ जाए इसका मतलब वो इलेक्शंस का बॉयकॉट कर रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा के लड़ाई लड़ना चाहते थे। इसके स्लोगन भी ऐसे थे जैसे चाइना पाथ इज आवर पाथ, चाइना चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। इसके साथ इन्होंने नारे भी दिए कि जिसके हाथों में क्लास एनिमी का ब्लड नहीं लगा वो कम्युनिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। तो यही सारी चीज़ें प्लान करके इसमें M वगैरह रखे गए और 17,000 से ज़्यादा लोगों ने इस CPIML पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और बहुत ही कम टाइम के अंदर CPIML आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में जो पूरा नक्सलवाद था उसका एपिसेंटर बन गया। एक तरफ ये अपनी आर्म्ड स्ट्रगल जो थे वो कंटिन्यू रखते हैं और उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कहीं भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह होते थे तो CPIML वाले पहुंच जाते थे। जब यह सारी चीज़ें चल रही थी तो इसी बीच में क्या होता है कि इंडियन फोर्सेस को इंटेल मिलता है कि कानू सान्याल गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के जंगल में छुप के पूरे एरिया के अंदर नक्सलवाद का कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो यह इंटेल मिलते ही आंध्र प्रदेश पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस तुरंत पहुंच के 1 अगस्त 1970 को कानू सान्याल को अरेस्ट कर लेती है। यह बहुत बड़ा झटका था CPIML के लिए। लेकिन चारू मजुमदार अभी भी अंडरग्राउंड था और नक्सलवाद फैला रहा था। अब यहाँ पे भी इंडियन फोर्सेस रुकती नहीं है। जुलाई 1971 से अगस्त 1971 तक ऑपरेशन स्टेपल चेस चलाया गया, जिसमें बल्क में करीब 20,000 नक्सलियों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। और जो इतने लोग जेल में डाले गए, इन्हीं में से एक आदमी था जो इंट्रोगेशन के टाइम पे चारू मजुमदार, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम रखा गया था, जो पूरे नक्सल मूवमेंट को हेड कर रहा था, उसका एग्जैक्ट एड्रेस बता देता है। और चारू मजुमदार कोलकाता के एंटली एरिया के 113 बेलिया घाटा रोड पर छुपा है। और बिना टाइम वेस्ट के 16 जुलाई 1972 को 1 बजे पुलिस ने इस एड्रेस पर रेड करती है और चारू मजुमदार को घेर कर पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इंटरोगेशन स्टार्ट होता है और फिर 13 दिन बाद 28 जुलाई 1972 को कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर के लाल बाजार सेंट्रल लॉकअप में चारू मजुमदार की डेथ हो जाती है। ऑफिशियली यह बताया जाता है कि चारू मजुमदार को पहले से ही टीबी था और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से जान गई। लेकिन नक्सल ये बात मानते नहीं है। नक्सल्स का कहना था पुलिस ने इतना मारा कि जान चली गई। और कानू सान्याल जो जेल में बंद था वो भी इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो भी फांसी लगा के अपनी जान ले लेता है। अब चारू मजुमदार के जाने से पूरा ये नक्सलिज्म का मूवमेंट चल रहा था वो एकदम वीक पड़ जाता है। और फिर ईयर 1973 से 1974 तक ये जो टाइम था, इसमें मिलिट्री और CRPF ने ऑपरेशन थंडर वगैरह स्टार्ट किए, जिसमें नक्सल्स के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और सेम टाइम पे जो ट्राइबल किसान थे उनके लिए भी कई सारी चीज़ें की गई, जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह लॉन्च किए गए ताकि ट्राइबल किसान का जो सपोर्ट था नक्सलिज्म से वो भी कम हो जाए। एक्चुअल में हुआ भी। और सेम टाइम पे जो ईयर 1975 में इमरजेंसी चल रही थी,
उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट यह लगा के बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल से जो बचे हुए नक्सलवादी थे उसको उठा करके जेल में डाल दिया, और जितने भी नक्सल ग्रुप थे उन पर बैन लगा दिया गया। और फिर इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट यह हुआ कि नक्सलवाद इंडिया के अंदर वीक पड़ गया और जो बचे कुछ नक्सलवादी थे वो अंडरग्राउंड हो गए। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन इसके 2 साल बाद डेट आती है 21 मार्च 1977। इस दिन इमरजेंसी हटती है और इसके 3 दिन बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत जाती है। अब मोरारजी देसाई जी जो थे वो देश के PM बनते हैं। अब मोरारजी देसाई जी ने पहले से ही वादा किया था कि अब जब वो पावर में आएंगे तो ये जो इमरजेंसी वगैरह है इसमें सिविल लिबर्टी वगैरह है इसको रिस्टोर करेंगे और इमरजेंसी टाइम पे जिसको MISA के थ्रू अंडर पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया रखा था जेल से निकाल देंगे। तो इन चीज़ों पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो नक्सलवादियों ने भी क्या किया, उन्होंने जेल से मोरारजी देसाई जी को लेटर लिखना स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमें भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बना लीजिए और जेल से बाहर कर दीजिए। और ये चीज़ PM मोरारजी देसाई एक्सेप्ट कर लेते हैं और 3 मई 1977 को सारे स्टेट में जो नक्सल बंद थे रिटर्न अंडरटेकिंग ली गई कि आप आर्म स्ट्रगल वगैरह दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वादा भी किया कि वो एकदम पीसफुल तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे जाकर के जुड़ जाएंगे। अब जब स्टेट बाय स्टेट सारे जो नक्सल्स थे उनको जब जेल से बाहर किया गया, इसी टाइम पे एक बंदा और बाहर निकलता है जेल से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका क्या नाम था, कोंडापल्ली सीतारामैया। अब कुछ नक्सल्स जो थे वो जेल से निकलने के बाद एक्चुअली में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, लेकिन कोंडापल्ली और उनके जो साथी थे जेल से जो निकल रहे थे वो एक स्ट्रेटजी थी उनकी, ताकि दोबारा से क्या कर सके, दोबारा से इन चीज़ों को स्टार्ट कर सके। एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना चाहते थे और कोंडापल्ली और उसके साथ के जो लोग थे ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अंडरग्राउंड होके नक्सल ग्रुप जितने भी थे उसको एक्टिवेट करने लगते हैं और रीग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं इसके अगले 3 साल तक, जिसमें जितने भी छोटे छोटे नक्सल ग्रुप थे जैसे कि माओइस्ट, कम्युनिस्ट सेंटर, MCC पार्टी यूनिटी, ऐसे करके 30 से 40 नक्सल ग्रुप जो थे उसको रीयूनाइट किया कोंडापल्ली ने और दिन रात मेहनत करके 3000 लोगों को जोड़ लिया। ईयर 1980 आते आते कोंडापल्ली बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसने अपना बेस बना लिया था और इसी ईयर में उसको नेशनल लेवल का एक नक्सल ग्रुप जिसका नाम उसने पीपल्स वार ग्रुप PWG रखा। तो कुल मिला के जितनी भी मेहनत हुई थी नक्सल्स को खत्म करने के लिए इंडिया के अंदर, वो घूम फिर करके दोबारा 0 पे आ जाती है। नक्सल इंडिया के अंदर दोबारा से उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाता है जो वो पहले था। अब देखिए इससे पहले क्या था कि जो नक्सल्स वगैरह थे वो गांव वगैरह में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी लगी, उन पर क्रैकडाउन हो रहे थे तो उनका पकड़ना बहुत आसान था। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जब कोंडापल्ली ने PWG बनाया उसमें एक स्ट्रेटजी में चेंज लेके आया। वो क्या चेंज लेके आया, इस बार वो गांव से और जो डेंस फॉरेस्ट होते थे उसके अंदर जाके उसने बेस बनाने की तैयारी की। तो किस तरीके से डेंस फॉरेस्ट के अंदर गए वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए इस पार्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया था उसका 12% एरिया यानी कि करीब 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये एकदम डेंस फॉरेस्ट था जो मेनली इस स्टेट में था और इन एरियाज में 5% ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती थी। ये जो ट्राइबल्स थी इनके लिए इनका जंगल, इनका ज़मीन, इनका पानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, इनकी इन्हीं से पहचान थी और यही इनका कल्चर था। उनको मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिक्स इससे कुछ लेना देना नहीं था, ये मेन स्ट्रीम नहीं थे। और अंग्रेज़ों के टाइम से इनसे जो जंगल्स वगैरह थे वो काटे जा रहे थे, कई सारे ऑफिसर्स ने इनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी करना शुरू किया। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल नाम से एक स्पेशल सेक्शंस ऑलरेडी बनाया गया था, जिसमें आर्टिकल 2441 के तहत यह था कि ट्राइबल्स की एक ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसमें 75% ट्राइबल्स ही होंगे और इसके एरिया के अंदर जो एक्चुअल फैसले होंगे, जो इनकी नीड्स होगी, वो यही ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल जो है वही डील करेगी। ये जो ट्राइबल एरियाज थे इतने डेंस और रिमोट थे, इसके प्रॉपर मैपिंग तक नहीं हो पाती थी, ना रोड, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना पुलिस, ना सिस्टम। और ये जो रूल्स वगैरह गवर्नमेंट ने बना तो दिए थे, लेकिन ये ऑन पेपर ही थे। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ज़्यादातर जो ट्राइब्स थे जो इस एरिया में रहते थे वो इस एरिया के जो ज़मींदार थे उसको खेतों में जाकर खेती करके अपना पेट पालते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। आए दिन ज़मींदारों और ट्राइबल्स के बीच डिस्प्यूट्स होते रहते थे।
लेकिन ट्राइबल्स की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और सेम ईयर में, जिस ईयर में नक्सली ने PWG बनाई, उसी टाइम पे एक और चीज़ें करी गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी लेके आए, जिसमें यह था कि अब ट्राइबल्स जो जंगल में जाके लकड़ी पत्ते फ्रूट्स जो लेके आते थे, उसके लिए भी फॉरेस्ट ऑफिसर से अब उसको परमिशन लेनी होगी। तो ये जो सारी सिचुएशंस हुई, डेंस फॉरेस्ट और जो रूल्स आ गए, गवर्नमेंट के ट्राइबल्स जो थे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। कोंडापल्ली ने इस पूरी सिचुएशंस को एकदम परफेक्ट समझा अपनी नक्सलवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोंडापल्ली की जो PWG थी, ये क्या करते हैं, ये गांव के अंदर जो डेंस फॉरेस्ट जहां ट्राइबल्स रहते थे, इसके रीजन में जाके धीरे धीरे घुसना स्टार्ट किया और इनका ट्रस्ट जितना स्टार्ट किया। कोंडापल्ली की जो PWG थी, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के जितने डेंस एरिया थे, इसमें घुसना स्टार्ट करती है। और जब ये इन डेंस फॉरेस्ट में घुसे तो इन्होंने ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत मेहनत भी करी। जैसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने गोंडी लैंग्वेज भी सीखी और इन्होंने ट्राइबल्स के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम सुनी और इनको प्रोटेस्ट वगैरह करना भी सिखाया। तो PWG ने ये जो ट्राइबल्स को प्रोटेस्ट वगैरह सिखाया था, और जब ये एक्चुअल में ट्राइबल्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए तो इससे फ़ायदा भी मिला। जैसे शुरू में इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को कैटल को जंगल के अंदर ले जाना, जंगल में लकड़ी लेके आना और छोटी मोटी हंटिंग के लिए भी अलाउ कर दिए। ईयर 1982 से ईयर 1990 तक PWG ने इस डेंस फॉरेस्ट में घुस के ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपना बेस इस्टेब्लिश किया। जैसे ये जो पूरी बेल्ट थी, नॉर्थ तेलंगाना, बस्तर, छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, साउथ ओडिशा, इस बेल्ट को आगे चल रेड कॉरिडोर भी बोला गया। तो इसमें क्या था कि ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट के अंदर से पेपर बनाने के लिए, बम्बू स्टिक्स और बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते इकट्ठा करके ठेकेदारी को कम पैसे में देते थे। 120 बम्बू स्टिक का एक और तेंदू पत्ता का 100 बंडल के लिए 4 मिलते थे, 4 रुपया मिलते थे। तो PWG ने क्या किया, ट्राइबल्स का एक आदिवासी किसान मजदूर संगठन AMS और इन्हीं ट्राइबल्स के साथ घुल मिल के प्रोटेस्ट करवाया और इन सब करने के बाद ट्राइबल्स का फायदा भी हुआ। तेंदू पत्ता का जो 4 रुपये का था उसको उसकी जगह से 25 उसके दाम हो गए, जिससे इसके डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और साथ में उस टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे ये रिश्वत वगैरह भी लेते थे। कई केस ऐसे भी आते थे कि जो ट्राइबल्स फीमेल्स थे उसके साथ छेड़छाड़ भी करते थे। तो नक्सल्स ने क्या किया, ट्राइबल्स को अपने साथ लेके इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे हमला कर दिया। एक रेवेन्यू ऑफिसर था जिसने ट्राइबल्स लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, उसको पेड़ से बांध करके जितनी ट्राइबल्स फीमेल थी उसने उसके मुंह पे स्पीट करवाया। ये इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ ट्राइबल्स के बीच में और ट्राइबल्स जो थे वो नक्सल्स का एक्चुअल में सपोर्ट करने लगे। और जब ईयर आया 1990 तक नक्सल्स ने अपना बेस बना लिया, ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीत लिया, ट्राइबल्स गवर्नमेंट से ज़्यादा नक्सल्स को सपोर्ट करने लगी, तो धीरे धीरे करके अपने हाथ खोलने चालू किए। ये डेंस फॉरेस्ट इतने रिमोट थे कि गवर्नमेंट सिस्टम जैसे पुलिस, कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब कुछ होता ही नहीं था। तो नक्सलवादियों ने क्या किया, उन्होंने अपना पैरेलल गवर्नमेंट चला दी जिसमें कोर्ट और लॉ सिस्टम बना दिए। लैंड या मैरिज का कोई डिस्प्यूट होता था तो ट्राइबल्स होते थे वो नक्सल्स के पास जाते थे। उस एरिया में कोई जॉब वगैरह थी नहीं, तो ये जो यंग ट्राइबल्स थे उनको नक्सल्स अपने साथ साथ जोड़ने लगे, उनको माओइस्ट लिटरेचर वगैरह पढ़ाने लगे। और इसी एरिया के जो कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन थे उनको नक्सल एक्सटॉर्शंस मनी लेने लगे। और ये जो पूरी बेल्ट थी, ये जो पूरी एरिया था, इनको लोग कम्युनिज्म के लाल रंग से जोड़ के ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको रेड कॉरिडोर बोलने लगे। ईयर 1990 के बाद से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ये जो रेड कॉरिडोर बना दिया था नक्सलियों ने, जहाँ पे अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे नक्सल्स का इस एरिया में कंट्रोल बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके ट्राइबल्स के लिए भी दिक्कतें स्टार्ट हुई। इस टाइम पे जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस, गांव पटवारी, पंचायत प्रधान, स्कूल टीचर्स और यहाँ तक कि इन्हीं ट्राइबल्स में से जो नक्सल्स के अगेंस्ट जाते थे उसको नक्सल्स पुलिस इन्फॉर्मर बोल के गला रेत के मार देते थे। इस एरिया के अंदर ISP से जिसका भी ट्रांसफ़र होता था वो लेना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जो MP MLA थे वो भी अपनी फैमिली को नक्सल एरिया से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते थे। और धीरे धीरे करके जो ट्राइबल्स थे वो पुलिस और नक्सल्स के बीच में फंसने लगे। अगर पुलिस वाले रेड करने में सक्सेसफुल हो जाते थे तो जो ट्राइबल्स थे उसके ऊपर शक करने लगते थे कि इन्होंने कहीं इन्फॉर्म ना कर दिया हो। वही नक्सल्स अगर पुलिस या फोर्सेस पे हमला कर देते थे या किसी पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते थे तो पुलिस जो थी वो ट्राइबल्स पे शक करके
जेल में डाल देती थी कि इन्होंने नक्सल्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो नक्सल्स और पुलिस वाले के बीच में धीरे धीरे करके ट्राइबल्स भी फंसने लगे। इसके साथ साथ PWG, ये जो नक्सल्स थे वो इंडिया के बाहर जितने भी इंडिया के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे भी हाथ मिलाने लगते हैं। जैसे सेम ईयर में नक्सल्स थे वो श्रीलंका के LTTE से कांटेक्ट करते हैं और श्रीलंका जाके वहाँ पे भी गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग, ID बम बनाना, लैंड माइन करके कैसे प्लांट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते थे। LTTE ने PWG के नक्सल्स को 50 से 60 AK-47 भी दी। इसी टाइम पे आसाम के उल्फा ग्रुप से भी जाके कोऑर्डिनेशंस करने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक आर्मी की तरह काम करने लगे। और जब ये लोग ट्रेनिंग वगैरह लेके एक्सपर्ट बन गए तो ID ब्लास्ट करके पुलिस ऑफिसर्स जो उस एरिया से निकलते थे उसके ऊपर यूज करने लगे। और गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेती थी तो फॉरेस्ट इतने ज़्यादा घने थे कि पकड़ ही नहीं पाती। ट्राइबल्स का भी सपोर्ट रहता था। ये लोग लेयर सिस्टम में रहते थे, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और एकदम आउटर लेयर जो रहती थी उसमें जो ट्राइबल्स थे वो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती थी तो उसमें उससे एक घंटे पहले ही इसको इन्फॉर्म कर देते थे। तो ये उस एरिया से भाग जाते थे। इसके साथ साथ जो इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट थी उनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। तो एक स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती थी तो दूसरा स्टेट में भाग के छुप जाते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये इशू बहुत बड़ा बनता जा रहा था इंडिया के अंदर, और इस पूरे रेड कॉरिडोर में से इंडिया का कंट्रोल धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था। बाहर के जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के अगेंस्ट में थी वो भी इन नक्सलियों को हेल्प कर रही थी। अब देखिए इसके बाद ये आता है 1991 शुरू होता है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से अभी तक जितनी भी नक्सल एक्टिविटी हो रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत बड़ा बन जाता है। उनकी जो स्टार्टिंग थी इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत क्राइसिस थी और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस निपटने के लिए इंडिया और इंडिया से बाहर की जो प्राइवेट कंपनी थी उसके लिए भी अपना मार्केट खोला। तो अब ये जब मार्केट खोला तो ये जो ट्राइबल एरिया थे, फॉरेस्ट थे, इनके जो प्रोडक्ट्स थे, मिनरल्स थे, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो इन सब ट्राइबल्स एरियाज में मिलते थे। इस टाइम पे इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शंस का 85% हिस्सा इन्हीं ट्राइबल स्टेट से आता था और इन्हीं एरियाज में नक्सल्स ने अपना कब्जा कर रखा था। और ये जो प्राइवेट कंपनी ट्राइबल एरिया में घुस जाती थी तो वो ट्राइबल्स थे वो इतना बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हो गए थे। तो जो नंबर्स थे नक्सल्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। ट्राइबल्स जो थे और गवर्नमेंट जो थी उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने लगी थी जिसका सारा एडवांटेज नक्सल्स को मिला। तो नक्सल्स ने अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज कर दी थी और इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने कोंडापल्ली को भी पकड़ लिया था और उसको जेल में डाल दिया था। और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा घुसने लगी थी जिससे ट्राइबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लेके आती है जिसमें यह कहा था कि प्राइवेट कंपनीज इन ट्राइबल एरियाज में जा रही है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके जाती है या कोई भी माइनिंग वगैरह करती है तो ट्राइबल की जो ग्राम सभा है वो सारी चीज़ें चेक करेगी और इसको परमिशन देगी। तभी ये प्राइवेट कंपनी ट्राइबल एरिया में जाके माइनिंग वगैरह कर सकती है। अब ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा था कि प्राइवेट कंपनी घुसती है ट्राइबल एरियाज में बिना कोई रूल्स फॉलो करे माइनिंग वगैरह सब करने लगते हैं। ट्राइबल से परमिशन लेना तो बहुत दूर की बात है, उनको लीज के पेपर तक देखने को नहीं मिलते थे। और ये जो प्राइवेट कंपनीज के जो ऑनर्स थे ये जो सारी चीज़ें कर रहे थे इनके खिलाफ कई सारे ट्राइबल NGO थे वो कोर्ट में जाके केस कर देते हैं। कोर्ट में कहा कि शेड्यूल एरिया लैंड ट्रांसफर रेगुलेशंस एंड द स्टेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से प्राइवेट कंपनी जो है इस पूरे ट्राइबल एरिया में नहीं घुस सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया इससे बहुत भारी नुकसान होने लगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी करती है कि जो आप वर्डिक्ट दिए हैं इसमें आप अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इन चीज़ से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने एक जुगाड़ निकाला और इन्होंने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस थी और एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस का जो 5th शेड्यूल था इसमें ट्राई किया गया कि इसके लैंग्वेज को इस तरीके से अमेंड किया जाए ताकि ट्राइबल एरिया में प्राइवेट कंपनीज भी घुस सके। लेकिन दिक्कत ये होती है ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था ये लीक हो जाता है और ट्राइबल्स इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। और जब ये सारी चीज़ें भी फेल हो जाती है तो उसके बाद भी गवर्नमेंट मानती नहीं है। गवर्नमेंट PSU कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी, इसके 51% शेयर प्राइवेट कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्री को सेल कर देती है। इससे हुआ ये कि इंडस्ट्रीज ट्राइबल एरिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनी थी
उसको गवर्नमेंट के थ्रू इनडायरेक्ट एक्सेस मिल गया। नक्सलवाद जो था वो पहले भी बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन जब से ये प्राइवेट कंपनी ट्राइबल एरिया में घुसी उसके बाद से ट्राइबल्स ने नक्सलिज्म का जम के सपोर्ट किया और नक्सल इंडिया के अंदर अपना पीक की तरफ बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होने लगे। इतना नुकसान सिर्फ जान का ही नहीं था, गवर्नमेंट का ही नहीं था, जो आसपास की जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो लोगों को जॉब्स थी, उस पर भी इफेक्ट पड़ने लगा। वेस्ट बंगाल के अंदर नैनो कार प्लांट के लिए टाटा ने लैंड एक्वायर किया था, लेकिन नक्सल्स ने ट्राइबल्स के साथ मिलके क्या किया, उसका इतना उद्यम मचाया, इतने प्रोटेस्ट किए कि टाटा को अपना प्लांट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा, जिससे बंगाल के अंदर 2000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब गई। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ। साउथ कोरिया का पोहंग आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो उड़ीसा के अंदर अपना प्लांट लगाने आई थी। यह इंडिया का हिस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट FDI इन्वेस्टमेंट था, 12 बिलियन का। नक्सल्स ने इतना कोहराम मचाया, इतने हमले किए इस एरिया में कि कंपनी डर के मारे चली गई इंडिया के अंदर से, और बहुत नुकसान हुआ इंडिया को। मॉनेटरी नुकसान तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ इस पूरे एरिया में जो रेड कॉरिडोर था, MP, MLA, IS, PSC, इन सबसे ऊपर ये लोग डेली बेसिस पे हमला करने लगे थे। 1 अक्टूबर 2003 को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू तिरुपति से तिरुमला जा रहे थे। नक्सल्स ने इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया और रास्ते में 17 ID बम लगा दिए। कार वहां पे पहुंची और बम फटा तो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो थे, उनकी कार हवा में उड़ गई, उनकी कॉलर बोन में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन जान बच गई। और जो एडवांस मिलिट्री ग्रेड क्लैम और माइंड ये लोग यूज कर रहे थे अटैक के लिए, वो जो लोकल इंडिया के सिक्योरिटी थे, फोर्सेस थी, उनके पास तक नहीं थी, लेकिन नक्सल्स के पास थी। इस इंसिडेंट्स के बाद क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गया था। तो नक्सल्स ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे नक्सल्स ग्रुप थे, उन सबको मिला के एक ग्रुप बना लिया CPI माउस नाम से। ये एक यूनाइटेड सारे नक्सल्स ग्रुप को बना के बैक टू बैक हमला करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से हमले करने लगे। हाल ये हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट के पैरेलल में जो नक्सल्स थे अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे, यानी कि CPI माउस वाले अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे। और उसके बाद अगले जो 5 साल थे, यानी कि 2005 से 2010 का जो टाइम था, इस टाइम पे नक्सल्स अपने पीक पे पहुंच चुका था इंडिया में, जिसके ये रेड कॉरिडोर बोल रहे थे। 10 स्टेट्स के अंदर 180 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे नक्सल कंट्रोल था। ये छोटा नंबर नहीं था। इंडिया के 40% लैंड पे नक्सल्स एक तरह से फ्लैग और एक अलग गवर्नमेंट चला रहे थे। ये जो इस एरिया के अंदर ये जो अपना गवर्नमेंट चलाते थे, इसको ये जनता सरकार बोलते थे। और ये ऐसी गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे, नक्सलियों ने प्रॉपर 8 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे। आर्मी के यूनिट्स बना दी थी, फार्मर्स के लिए लीडर्स बना दिए गए थे, ग्रीन बैंक बना दिए थे। नक्सल्स ये जो पूरा रेड कॉरिडोर बोलते थे, इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे, मेडिकल यूनिट, मूवेबल स्कूल्स, सब कुछ चल रहा था, और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। इस पूरे एरिया में प्रॉपर इन्होंने एक्सटॉर्शंस के रेट कार्ड बना रखे थे। माइनिंग कंपनीज, रोड कंस्ट्रक्शंस, तेंदू कॉन्ट्रैक्ट, शॉपकीपर्स, पेट्रोल पंप्स, इन सब के ओनर जो थे, जितना भी प्रॉफिट बनाते थे उसमें से परसेंटेज पहले से ही फिक्स रहते थे, उनको नक्सल्स को देना होता था। और जो इस एरिया के इम्पोर्टेंट लोग थे, वो अपनी प्रोटेक्शंस के लिए पैसा देते थे नक्सल्स को, वरना वो उनको जान से मार देते थे या उनकी फैमिली के लोगों को किडनैप कर लेते थे। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इस एरिया में चरस और अफीम का भी बिजनेस किया, काफ़ी स्मगलिंग करी। अब 2010 तक तो ये पीक में रहे, लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे ये लोग वीक पड़ने लगे, और उनका सबसे पहला रीजन था इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जितना नक्सल्स ग्रुप थे, इसमें क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये अनसेड कम्युनिकेशंस में इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा था। हो ये रहा था कि मोस्टली नक्सल्स ग्रुप जो थे वो अपने टॉप लीडर्स बनते थे, वो आंध्र प्रदेश से बनते थे, और जो डेंजरस काम होते थे, एनकाउंटर या हथियार उठा के इंडियन फॉरेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट के आगे खड़ा होना, ये सारे काम ये पिछड़ी जातियों के लोग देते थे। दूसरा नक्सल्स ग्रुप जो थे, टॉप लीडर थे, ये नक्सल्स के पैसे से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बना रहे थे। लड़ाई गरीब कर रही थी, लेकिन खुद पैसा बना रहे थे। एक्चुअली में ये नक्सलवादी जो थे, जो ट्राइबल्स थे, इनको आगे लड़ने के लिए रख रखे थे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी, उनका नक्सल्स के पैसे को यूज करके अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। और इन सबको जो मेन लीडर था कोंडापल्ली, उनकी खुद की बेटी और दामाद एम्स में डॉक्टर थे। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, इनको लेके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, और जो ट्राइबल्स था उनके सपोर्ट भी कम होने लगे थे कि हमको आगे मरने के लिए छोड़ रहे हैं और खुद ये
ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एक तरफ धीरे धीरे करके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था ये बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो थी उसको क्रैकडाउन करती है और उसका भी स्टाइल चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि नक्सल्स को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, लेकिन इस बार सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी, इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी का यूज करके इनके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट किया, जिससे नक्सल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नक्सल्स के ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर भी यूज होने लगे। इसके साथ साथ नक्सल्स रहते तो फॉरेस्ट के अंदर थे, लेकिन सिटीज़ के अंदर जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे भी इन्होंने टीचर्स, लॉयर्स, जो प्रोफेसर्स वगैरह रहते थे, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके शेल्टर वगैरह ये सारी चीज़ों पर का भी प्लान करते थे। तो एनआई ने नक्सल्स जो सिटीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशंस करते थे, शेल्टर लेते थे, इनको जब ईमेल और लैपटॉप ट्रैक करे तो उसमें पता चला कि नक्सल्स जो है वो सिटीज़ के अंदर भी अपना बेस बना रहे हैं। अर्बन सिटीज़ की भी प्रॉब्लम्स थी कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट इशूज, रिलीजियंस इशूज, इसके ऊपर में भी घुसने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग बना रखी थी। ये सिटीज़ में जितने भी लॉयर्स, एनजीओज, शेल्टर्स, आर्म्स और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करने के लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल लॉयर्स, प्रोफेसर थे, इनको क्या बोला गया, इनको फंड ट्रांसफर कर करके इनको अपनी तरफ कर रहे थे। जो नक्सल्स के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर के केस डाल के लॉयर्स का यूज करके उनको सपोर्ट देते थे, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस का भी यूज करने लगे थे। ये जो पूरा अर्बन सिटीज़ के अंदर नक्सल घुस रहे थे, जो बढ़ रहे थे, 3 साल के अंदर 2013 में कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया। आपने कई बार नाम सुना होगा अर्बन नक्सल्स, तो ये यहीं से निकल के बनता है और इसी टाइम पे जो अर्बन नक्सल्स वर्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगते हैं। जो प्रोफेसर्स, टीचर्स इनके साथ मिले हुए थे उनको लोग टारगेट करने लगते हैं और अर्बन नक्सल्स का ये अर्बन नक्सल्स का पार्ट है। और इसी पार्टिकुलर टाइम पे सबसे बड़ा नुकसान जो नक्सलवादियों का तब हुआ जब 74 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो नक्सल्स की थी उसको बैन कर दिया गया। इसके इनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया। ऊपर से 500 से 1000 के जो नोट थे वो भी बैन हो गए। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, जो पूरा रैकेट चलाते थे, ये कैश में डील करते थे, तो इनकी जो पेमेंट थी और इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी कोलैप्स होने लगा। और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सरेंडर पॉलिसी भी डाली, जिसमें बहुत सारे नक्सलियों ने सरेंडर करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे पता चला कि जो आदमी लोग लड़ते थे, जिनको ये आगे हथियार उठाने के लिए रखते थे, उनकी ये नसबंदी कर देते थे। इनफैक्ट फीमेल्स जो होती थी उसको प्रेग्नेंट होना अलाउड नहीं था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल एरियाज थे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चालू किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बनाई गई। जो ट्राइबल यूथ था उनको जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में यूज करके मेन स्ट्रीम किया गया। अब यह मल्टीपल फ्रंट पे जब गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया तो ये नक्सलवाद पहले 180 डिस्ट्रिक्ट्स में था, उससे घट के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गए हैं। स्क्रीन पे आप ईयर वाइज देख सकते हो। और अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2026 तक इंडिया से नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी नहीं बचेगी। तो अब यहाँ से 2026 में यह देखना है कि अमित शाह अपना वादा पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।